वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह का मेरे शो के फॉर्मेट के मुताबिक आप जानते हैं कि मैक्सिमम हमारी कोशिश यही होती है कि हेल्थ के हवाले से बात की जाए। और आज ट्यूसडे है, आप इनको एवरी ट्यूसडे मेरे प्रोग्राम में देखते हैं। इन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ कोशिश यही की कि रिसर्च की जा सके और इस तरह की हर्बल मेडिसिन्स जो हैं अब मार्केट में लाई जा सकें, जिनके ज़रिए आप अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ सकते हैं। जिस पैथी पर भी आपको बिलीव है आप उस तरफ जा सकते हैं। और अब लोग ऑर्गेनिक्स की तरफ वापस आ रहे हैं, हर्ब्स की तरफ वापस आ रहे हैं। सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूसुफ लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोधी साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और हमारे साथ लोधी साहब के जो बेटे हैं जो इस काम में अब उनका साथ दे रहे हैं, अपने फादर के शाना बशाना चल रहे हैं, आदिल लोधी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आदिल आप कैसे हैं? अल्लाह का करम ठीक है। अच्छा लोधी साहब, एक वक्त था कि बल्कि अभी बहुत पुरानी बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जो है पैक्ड चीज़ें और ये तमाम चीज़ें अब भी इसी तरह, जिस तरह आप बार बार चिकन का जिक्र करते हैं, लेकिन अब लोग बहुत वापस आ रहे हैं ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ, हर्ब्स की तरफ वापस आ रहे हैं। उनकी कोशिश होती है जितना हो सके जो है वो हर्ब्स के थ्रू जो है वो इलाज करा लिया जाए। तो ये अच्छी भी चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ों में फिर आपको एक्सट्रीम पर भी जाना पड़ता है। देखिए, अगर देखा जाए तो ये बेसिक जो है ना यही है, हिकमत ही है। पहले हिकमत ही थी, यही चीज़ थी। इसमें सिर्फ एक चीज़ आता है कि इमरजेंसी की सूरत में जो है ना, जैसे ऑपरेशन वगैरह करना हो या कोई और, तो उसमें ये चीज़ नहीं है अभी। अलबत्ता ये है कि जितने भी अपना एलोपैथी के ट्रीटमेंट है, इनके कहीं ना कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। ये लोग क्यों वापस आ रहे हैं हर्बल की तरफ कि इन्होंने अरसा इलाज कराया एलोपैथिक का, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुए तो फिर सोचते हैं चलो अब इन्हीं के पास चल के देखें, शायद इसी से कुछ आप हो, क्योंकि उनकी मेडिसिन के अंदर मेडिसिन में जो है ना साइड इफेक्ट है। अगर एक तरफ ठीक हो रहा है तो दूसरी तरफ एक मरज़ और खड़ा हो, तो उसकी वजह से वो कहते हैं एक तो ठीक नहीं हुआ, दूसरा और लेके बैठ गया, और सबसे ज़्यादा मैदे के अल्सर हो रहे हैं। हाँ। मेडिसिन यूज़ अच्छा लोधी साहब, हमारे यहाँ अब आदिल आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा। लोधी साहब, एक प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि अगर एक डॉक्टर दवा देता है आपको, वो प्रिस्क्रिप्शन पर लिखता है कि एंटीबायोटिक है, 7 डेज़ का कोर्स है या आपको इतने दिन खानी है, अब वो मरीज़ ले गया, अगर वो कहीं इंटीरियर से या कहीं और से, अब उसको पता है कि डॉक्टर ने मुझे ये पर्चा दिया, अब वो उसी को रिपीट करता जाएगा। उसको कहा भी गया, डॉक्टर लिखते हैं इतने दिन इतने वक्त इस्तेमाल करनी है, लेकिन हम महीनों उन दवाओं को जब खाते रहेंगे तो दिल फिर तो हमने अल्सर भी करना है, बीमारियां भी करनी है। तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना। और ये कितनी खौफनाक चीज़ है जो हमारे अंदर मौजूद है कि हम अवेयर ही नहीं है कि इस चीज़ को इतने दिन बाद छोड़ देना। बिल्कुल। तो ये भी तो चीज़ कॉज करती है ना दवाइयों की वजह से। डॉक्टर लिखता है कि इतने दिन खाएं, इनको ये दोबारा जाते नहीं है, और वो पर्चे को लेके ना फ़ौरन दवाई ले लेते खा लेते। हालांकि दुनिया में कहीं पर भी बगैर उसके डॉक्टर के अपने परमिशन के कोई चीज़ नहीं देते। यहाँ तो वो खुद ही स्टोर वाले दे देते हैं, आपको नज़ला ये ले लो, आपको ये चीज़ है ये ले लो, ये। तो यहाँ तो हिसाब ही उल्टा है, और जिसकी वजह से वो फिर नुकसान में चले जाते हैं। अब डॉक्टर ने कहा 4 दिन खाना या 6 दिन खाना, फिर मुझे आके दिखाना, लेकिन उसके पास नहीं जाएंगे, पर्ची लेके चले जाएंगे। अगर तकलीफ़ है तो चले जाएंगे, उसका कि डॉक्टर ने यही लिखनी। हो सकता है वो चेंजिंग करे, लेकिन उसको नहीं ख्याल वो नहीं करेंगे। और फिर हमारे यहाँ जो बेचारे जो केमिस्ट पर लोग खड़े हैं, वो बेचारे नहीं, हम बेचारे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ जो करते हैं उसके बाद हम बेचारे ही हो जाते हैं कि वो कहते हैं छोड़ो डॉक्टर ने जो बताया उससे तो आपको हल नहीं मिल रहा, और ये दवा महंगी भी है। मैं आपको एक और दवा देता हूँ, फॉर्मूला सेम है। अब मुझ जैसा इंसान जो मेडिकल का स्टूडेंट है, उसको क्या पता फॉर्मूला का, और हम चंद पैसे बचाने की खातिर और हम ये तमाम चीज़ें करते हैं। अच्छा लोधी साहब, जिस तरह आप अपनी हर्बल मेडिसिन देते हैं, उसका भी तो एक प्रोपोर्शन है ना कि इतनी इस्तेमाल करनी है, इस वक्त में इस्तेमाल करनी है, और ये आपका मॉलेज आपको जो बताए उस हिसाब से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, होता है ये, जैसे हम शुगर की दवाई देते हैं सपोज, और हम कहते हैं कि भाई आपने जो शुरू में आने से पहले आपने रिपोर्ट करानी है विदाउट मेडिसिन के, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि आपकी शुगर कितनी है। और मेडिसिन खाएंगे तो उसकी वजह से जो है ना शुगर कमी आ जाएगी, तो जो तरीका गलत है। हम कहते हैं 24 घंटे पहले आप तमाम मेडिसिन जो अपने शुगर की खा रहे हैं उसे बंद कर दें, फिर किसी लैब से टेस्ट कराएं, उस रिपोर्ट को लेकर आएंगे, फिर हम उसमें आपको दवाई देंगे। अब हम कहते हैं कि 2-2 चम्मच, यानी 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम दोपहर, 5 ग्राम शाम में, 3 टाइम आपने खानी, और उसके बाद कैप्सूल खाना। अब वो क्या करता है कि दो सुबह खा लेता है, शाम खा लेता है, दोपहर की छोड़ देता है। अब जब बाद में आता है तो हम ये उससे कहते हैं 2 हफ्ते के बाद कि हमने दवाई ख़त्म हो गई, कहने कि अभी थोड़ी सी बाकी है। तो हम तो कहते हैं कि उसमें एक खुराक भी ज़्यादा नहीं हम डालते,
अच्छा। तो क्या आपने बीच में कम करी है, कभी भूल गए? कहने लगे हम दोपहर में नहीं खाते। अब जब उसका रिजल्ट आता है तो उसमें वो बेहतरी नहीं आती कि जो आनी चाहिए। हम कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इस दवाई को ना ही खाएं। तो जब लोग सालों में बीमार रहते हैं ना तो वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, वो अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं। अच्छा आदिल, ये बताइए कि यहाँ हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम भी है कि हम अपने मर्ज को एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, टेस्ट ही नहीं कराते, इस वजह से कि कहीं पता ना चल जाए। कितने पेशेंट ऐसे हैं जो डायबिटिक होंगे लेकिन वो टेस्ट नहीं कराते। सांप कहते हैं ना, आप सांप लेकर घूम रहे हैं अपने साथ, लेकिन आप ये इस खौफ से कि ये चीज़ अगर मुझे पता चल गई तो क्या होगा। सिम्टम्स क्या होते हैं जब इंसान डायबिटिक होने वाला होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लेट तशखीस होती है, तो क्या सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के? देखिए डिफरेंट एजेस में डिफरेंट सिम्टम्स इसके सामने आते हैं। आजकल तो जैसे टीन एजेस में भी डायबिटीज़ की कॉजेज़ आ रहे हैं डिफरेंट किस्म के, तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो अलग तौर पर नुमायाँ हो रहे हैं। ये जैसा कि इसके अंदर अमूमन प्यास का ज़्यादा लगना है, अगर टीन एजेस हैं तो उनमें प्यास ज़्यादा लगती है उनको। इसके अलावा सुबह उठने का दिल नहीं करता है, नींद की ख़राबी होती है, लेथार्जिक फील करते हैं, बिल्कुल इस तरह से फैटिक फील करते हैं अपनी बॉडी को, और जो अमूमन उनकी एक्टिविटी रहनी चाहिए उस एज के अंदर, जितने एक्टिव वो होने चाहिए वो नहीं हो पाते, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते अपने सारे कामों को। तो वो भी एक अलामत है इस तरफ, क्योंकि टीनेजर्स में अमूमन मस्कुलर पेन, जॉइंट्स पेन ये नहीं होते, कवर अप कर लेते हैं बॉडी के से। लेकिन जो इस तरह के मसले मसाइल हैं कि थकावट रहना, नींद का पूरा ना होना, बेचैनी रहना जिस्म में, और भूख का बार बार लगना, खाना हज़म ना होना, मैदे के थोड़े से प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए वो वक्ती तौर पे हाज़मीन इस तरह की कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी चीज़ ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके स्टमक डिस्टर्ब रहते हैं मुस्तकिल तौर पे। तो ये भी अलामतें जाती हैं डायबिटीज़ की तरफ कि डायबिटीज़ हो सकती है, चांसेस हैं। इसके अलावा शुगर का इस्तेमाल जो है, वैसे भी आजकल हर चीज़ में हम लोग आर्टिफिशियल फ्लेवर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से भी शुगर लोगों को इस वजह से भी हो रही है कि आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा है। नेचुरल यानी कि लाइक अगर आप जूस की बात करें, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर का जूस है, उसके बाद अगर आप गन्ने का रस हो गया, इस तरह की जो चीज़ें ये इस्तेमाल करें, ये फ़ायदा देंगी। जबकि हम इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, हम कहते हैं बस कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट बेवरेजेस हो गई, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं टीन एजेस के अंदर, जबकि उनके पेरेंट्स को नहीं है शुगर, उनके पेरेंट्स को नहीं, लेकिन टीन एजेस में इस वजह से आ रही है कि वो जो बाहर जो खाना पीना उन्होंने अपना रखा हुआ है, जो रवैये अंदाज रखे हुए, ये सारी चीज़ें काफ़ी इफेक्ट कर रही हैं उनको। अच्छा लोधी साहब, ये जो है ये आपको फैमिली से भी तो मिलती है ना, ये एक ऐसी भी चीज़ है जो आपको फैमिली से भी मिलती है कि अगर आपके पेरेंट्स में है तो तब भी आपके अंदर आएगी। देखिए मैं ये बीच में बताने लगा था, लेकिन एक आपने खुद ही सवाल कर दिया। हाँ। ये देखें, ये मौरूसी नहीं होती कि माँ को है तो बेटे को भी हो गई, बाप को है तो बेटे को हो गई, ऐसी बात नहीं है। नहीं, देखें इसका एक सादा सा इसका जवाब मैं देता हूँ कि देखें, एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने शुगर टेस्ट कराई, उनकी शुगर हो गई, उनकी एज पूछी तो उनको बोला 40 है, किसी ने बोला 30 है, किसी ने बोला 50 है। अब इससे पहले उसको क्यों नहीं शुगर हुई? 10 साल में भी हो जानी चाहिए, तो 10 साल को भी हो जाती है, बाद बच्चों को भी हो जाती है, होती है ना। तो ऐसी सूरत के अंदर कहना कि जी वो पेरेंट्स की तरफ से थी तो उन दादा की तरफ से, मैं तो ऐसी अपनी समझ से पूछ रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना वो मौजूद हो उनके अंदर इस तरह की चीज़, लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब इस तरह के मामलात बन जाते हैं तो चीज़ें जो हैं वो सामने आने लग जाती हैं। अब ज़रूरी आप कह रहे हैं कि अगर है तो पैदाइशी होनी चाहिए, ये बात आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स से मिली है, तो किसी सर्टेन एज में जाकर वो सामने क्यों आ गए, ये सवाल उठा रहे हैं। हाँ, उसकी वजह ये है कि देखिए हम कारोबार कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, या कि और किसी किस्म में बिजनेस में लगे हुए हैं और वहाँ लॉस हो जाता है, या जो मैं चाहता हूँ कि मैं ये काम करूँ, घर वाले कहते हैं ये नहीं ये करो, अब मैंने टेंशन ले ली, या मतलब आपस में इख्तलाफात पैदा हो गए, तो अब उस टेंशन के अंदर अगर मुझे हो जाती, स्ट्रेस की वजह से शुगर हो जाती, तो उसकी वो तो नहीं है कि वो पेरेंट्स को थी तो इसको हो गई, ये चीज़ है। राइट, कुछ की फैमिलीज में नहीं होती, लेकिन आप हो जाते हैं उसके बाद फिर जो है। लेकिन फिर भी लोधी साहब का कहना ये ज़रूर है कि एहतियात ज़रूर करें, टेंशन ना लें। वो हमेशा, मैं अभी भी आए थे, मुझे भी ये कहते तुम टेंशन नहीं लिया करो, तुम खुश रहा करो। तो ये असल है प्रॉब्लम। आप अपने लाइफस्टाइल को भी देखें, हम इंशाल्लाह इस पर भी बात भी करेंगे। कॉलर पहले मैं शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ सर से बात करना चाहती हूँ। जी बात कीजिए, नाम बताइए अपना। मिसेस शाहिद। जी मिसेस शाहिद कहिए। मेरा सवाल ये था कि मैं एक एनेमिक पेशेंट हूँ, थैलेसीमिया, मेरा बेटा थैलेसीमिया का है, अब फिर प्रेगनेंसी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि कोई टिप्स बताएं कि जो वो ना शुगर लेवल भी ना बने और ब्लड की कमी भी पूरी हो।
आप समझ गए इनका सवाल लोधी सर? ब्लड की डेफिशिएंसी ओके, होती है, ये थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बता रही हैं। ओके राइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। डायबिटीज इन्होंने थैलेसीमिया का भी जिक्र थैलेसीमिया किया, का कहा है अपने कि बच्चे के लिए थैलेसीमिया कहा है और ऐसी कोई रेमेडी बताएं जिसके लिए जिसके इस्तेमाल से शुगर पे भी असर ना हो। जी। माइट भी शायद डायबिटीज़ भी हो, इन्होंने जिक्र तो नहीं किया वैसे, लेकिन इसके लिए एक आसान सा नुस्खा है कि जिनका भी रेड ब्लड सेल्स का प्रॉब्लम होता है कि रेड ब्लड सेल काउंट कम आ रहे हैं, तो उनके लिए है कि 2 खजूर और 1 कड़ी पत्ता सुबह निहार मुंह ले लिया करें। खजूरें और हाँ, एक कड़ी पत्ता, क्योंकि ये आप किनके लिए? ये जिनको ब्लड की कमी हो- डेफिशिएंसी, रेड ब्लड सेल्स का प्रॉब्लम जिनको होता है ओके, उनके लिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सिर्फ आयरन की कमी का वजह समझते हैं, कॉज समझते हैं कि ब्लड सेल्स कम इस वजह से कि आयरन की कमी है, जबकि समटाइम ऐसा होता है कि फॉलिक एसिड की कमी जो होती है जो कि खून बनाने में मदद करती है, वो चीज़ हमारी एक्टिव नहीं हो पाती किसी भी चीज़ को खाने से। लाइक हम जो भी डाइट ले रहे हैं, हमें ज़रूरी नहीं कि स्पेशली कि हम ऐसी चीज़ें ही इस्तेमाल करें जिनके थ्रू हमारा ब्लड बने, लाइक स्ट्रॉबेरीज होती हैं, आपकी चुकंदर हो गई, ये सारी चीज़ें ब्लड बनाने में बहुत अपना किरदार अदा करती हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि समटाइम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब भी ब्लड नहीं बन रहा होता, उसकी वजह होती है फॉलिक एसिड की कमी। वो जिस्म में फॉलिक एसिड एक्टिव ही नहीं हो रहा कि जो कि आपके आयरन को, आपके ब्लड को, उसके अंदर सेल्स को एब्जॉर्ब करे ताकि वो ब्लड सेल्स बनना शुरू करे, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन को संभालना फॉलिक एसिड का काम है। अच्छा, मुझे इतना तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर हम थैलेसीमिया स्पेसिफिकली बात करें जी। तो उनमें तो वो कहते हैं उनके अंदर तो वो सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है कि वो बना सकें, और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना, और इन ऐसे लोगों का ये जो लाइफ स्पेल है वो भी बड़ा रिस्की हो जाता है और बहुत मुश्किल होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इसमें की जाती है और बड़ा मुश्किल है उस बच्चे के लिए भी और उसके पेरेंट्स के लिए भी इन तमाम चीज़ों को सफ़र करना। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं, ये टिप जो है ये इनको, ये फॉलिक एसिड की मिकदार जिस्म में और इसके अलावा आयरन की मिकदार को कंट्रोल भी करेगा और खून बनाने में मदद भी करेगा। बॉडी खुद से एक्टिव होगी, बजाय इसके कि आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो कि डायरेक्ट इंजेक्ट हो एज अ फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है ना। खून की मिकदार यानी कि इस तरीके से नहीं बढ़ेगी, बल्कि ऐसी चीज़ें खाएं जो कि आपके हार्मोन को एक्टिव करें, जो कि ब्लड बनाने में मदद करें, तो ये उसके लिए एक अच्छी रेमेडी है। अच्छा, ख़वातीन में नॉर्मली बड़ा प्रॉब्लम रहता है, खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सो ये अच्छी टिप है। 2 खजूर इन्होंने बताई है और 1 कड़ी पत्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो 1 खजूर को कम कर दें लोधी साहब। देखिए, खजूर एक तो होती बहुत ज़्यादा मीठी, एक फीकी भी होती है, उसमें इतना नहीं मिठास होती, वो सूखी होती है, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अजवा खजूर इस्तेमाल करें, वो बहुत मज़े की होती है और वो आप ज़रूर खाएं, और सुन्नत भी है वैसे भी खजूर का इस्तेमाल करना। लोधी साहब, हम शुगर के हवाले से बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप रिपोर्ट्स मंगवाते हैं, अब तो ऐसे टेस्ट भी होते हैं ना कि लास्ट 3 मंथ्स का आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है, हाँ, और आपको ये पता चल जाता है कि आप आया डायबिटिक हुए कब हैं। लोधी साहब, अगर कोई मेडिसिन या इंसुलिन नहीं लगाई है और उस वक्त पेशेंट आपके पास आता है तो ये तो फिर उसकी खुशकिस्मती है। जी हाँ, वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। उसकी वजह ये होती है कि कोई मेडिसिन खाने से पहले मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप वॉक कर लें, अच्छा, कोई मेडिसिन ना लें, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम 5 किलोमीटर वॉक कर ले, तो उसकी जो शुगर आई है वो भी ख़त्म हो जाती है। आज के दौर का बंदा 5 किलोमीटर चल सकता है? कुछ भी नहीं है, 20 मिनट की है ये वॉक, सिर्फ 20 मिनट की। हम पूछते हैं ना कितना वॉक करते हैं, आधा घंटा कर लेते हैं, कोई कहता है 1 घंटा कर लेते हैं वॉक। पहले कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, तो ये वॉक नहीं है। वॉक हुआ कि कम से कम 4 मिनट में 1 किलोमीटर चलना चाहिए, राइट। और उससे पसीना जिस्म से आएगा, पसीना आएगा तो आपकी शुगर में खुद ब खुद कमी आना शुरू हो जाती है। राइट, पहला तो मैं उसको ये बताता हूँ टोट कर कि आप ये काम करें। सेकंड, फिर मैं उसको कहता हूँ कि आप थोड़ी सी दालचीनी ले लिया करें, ½ टीस्पून, सुबह निहार में वो पानी में घोल के पी लिया करें। दालचीनी पाउडर, दालचीनी पाउडर, ओके, इससे भी उनका हो जाते हैं। अब अगर इससे नहीं होता तो फिर मैं आ जाता हूँ डमडम के पत्तों की तरफ, हाँ, कि 4 अदर डमडम के पत्ते किसी टाइम भी खा लो तो आपकी जो शुगर बढ़ी हुई उसको भी कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, दिन में किसी भी वक्त आपने 4 डमडम के, ये आपने पहले भी मेरे शो पर एक बार बताया था, और ये तो बड़ी इजीली डमडम आपको मिल जाती है। मेरे ख्याल से आपके नहीं तो किसी और के घर के बाहर जरूर मौजूद होगी। नर्सरी वालों ने उसके रेट बढ़ा दिए थे। हाँ, हमने बहुत डमडम का जिक्र किया था। तो हम हैं ही बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं कि हम लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। यूसुफ लोधी साहब और उनके बेटे आदिल लोधी हमारे साथ मौजूद हैं
और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो हैं आपके वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो लोधी साहब की हर्बल मेडिसिन है उनके ज़रिए जो है वो आप अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ सकते हैं और अल्लाह आपको शफा भी दे। नंबर मौजूद हैं स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं 0213222270। लोधी साहब ये बताइए कि आप कराची में तो क्लिनिक करते हैं, लेकिन वो लोग जो कराची से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान भर में माशाल्लाह से आपकी मेडिसिन जाती हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप अभी जो लाहौर क्लिनिक कर रहे थे, आप जा रहे हैं लाहौर का क्लिनिक करने? अभी नहीं जा रहा मैं, अभी नहीं जा रहे। तो वो क्लिनिक छोटा पड़ता है तो रश बहुत ज़्यादा होता है, बड़े क्लिनिक की तलाश में है। अगर वो हो गया तो फिर जाना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो अगर लाहौर फिलहाल जो है हम कोरियर सर्विस से भेज देते हैं मेडिसिन उनके घरों में। ओके राइट। तो ये जो नंबर लोधी साहब के इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कीजिए, लोधी साहब से अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें और फिर आप ऑर्डर कर देंगे तो आपके घर तक जो है वो मेडिसिन जो है वो पहुंचा दी जाएगी। टाइमिंग्स क्या हैं लोधी साहब आपसे बात करने के? देखिए, मेरे सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक ओके मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। बाहर से भी कॉलें आती हैं, वो तो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर 9 से लेकर 12 बजे 1 बजे तक। उसके बाद में जिस दिन प्रोग्राम होता है तो उस दिन मैं बात करता हूँ, वरना उनके प्रॉब्लम सारे मतलब ये कि सुन के उनको दवाई की जो है ना जो देनी होती है वो सब बता देता हूँ, और चाहता हूँ TCS के जरिए मैं उनको भेज देता हूँ दवाई, और जो आना चाहते हैं उनको मैं बुला लेता हूँ। ओके राइट। अच्छा, जिस तरह हमने शुगर की बात की कि ये बड़ा एक कॉमन हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम है, वहीं बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो फ़क्तन फ़वक्तन बढ़ते जा रहे हैं। शुगर से एक चीज़ पहले जो बड़ी कॉमन थी और जो बहुत बीमारियों की वजह भी बनती है आदिल, वो ब्लड प्रेशर है, और उसके हवाले से भी आप लोगों ने माशाल्लाह से काफ़ी काम किया। तो ये जो ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना है, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता, फिर वो खुद अंदाज़ा कर रहे होते हैं, अच्छा सर में दर्द हो रहा है अभी तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अच्छा अभी सुनकर, तो क्या ये आप कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से? ये कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है इसकी वजह, और हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा हुआ होता है तो उनका भी ये प्रॉब्लम आता है। ओके राइट। अच्छा दोस्तों, जिस तरह भी जिक्र करें हाई ब्लड प्रेशर का, इसकी भी मेडिसिन है आपके पास मौजूद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लड प्रेशर की मेरे पास ऐसी दवाई है कि दुनिया में जितने भी अपना डॉक्टर वगैरह हैं जो भी दवाई देते हैं ब्लड प्रेशर की, तो सबसे पहले वो ये कह देते हैं कि अब ये लाइफ टाइम है, आपने इसको छोड़ना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने जो दवा बनाई है वो सिर्फ 2 महीने तक नहीं खा सकते, कुछ उससे पहले ही ठीक हो जाते हैं, और हैरान कुन नताइज हैं उसके। ये नहीं कि आप इसको परमानेंट खाएं, अगर परमानेंट खाएं तो मैं कहता हूँ फिर इलाज किस चीज़ का, उसके तो साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। अगर आप उसको एक दवा को ज़रूरत से ज़्यादा खाते रहेंगे लाइफ टाइम तो उसको साइड इफ़ेक्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। इसके बरक्स जो मेरी दवाई है, मैं 2 महीने कहता हूँ, कोई महीने में, कोई 15 दिन में, कोई 1.5 महीने में ठीक हो जाता है, और फिर वो कहते हैं लो साहब आप हमें ये दवाई नहीं दे, मेरा ब्लड प्रेशर माशाल्लाह ही बंद हो। किसी शख्स को स्ट्रेस लेने की आदत है, ठीक है, मेरे जैसा कोई इंसान है, तो वो तो जब जब स्ट्रेस लेगा उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो फिर ये मेडिसिन तो फिर उसको अपने साथ ही रखनी पड़ेगी। खैर अल्लाह का शुक्र है मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ होगी तो मैं कहता हूँ आप अल्लाह की तरफ आ जाएं, उसे याद करें। बिल्कुल ठीक कहा। उससे क्या होगा, ना मेडिसिन की ज़रूरत है ना स्ट्रेस की ज़रूरत है, आप उसकी तरफ लो लगा लें तो आपके सारे मसले हल हो जाएं। सही, लेकिन ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ना, ये इतनी सारी बीमारियों की वजह बनता है, ये आपकी किडनी पर भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी भी ख़राब हो सकती है, और उसके वाले से भी अभी लोधी साहब ने अपनी जो मेडिसिन है वो अभी माशाल्लाह से इन्होंने एक रिसर्च के बाद वो मेडिसिन इस वक्त अभी लॉन्च की है। मैं उस हवाले से लोधी साहब से बात भी करूँगी, लेकिन पहले एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ओके लाइन ड्रॉप होगी, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। लोधी साहब, किडनी का ख़राब हो जाना जी, और ये बहुत बुरी चीज़ होती है, ज़िंदगी इंसान की ख़राब कर देती है, तो उसमें आप किडनी की किस प्रॉब्लम के हवाले से आपने मेडिसिन लॉन्च? देखिए, जब ये डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं ना तो वो बड़ा अजियतनाक सिलसिला होता है जी, और ये जो है समझ लीजिए कि वो आधे से ज़्यादा आदमी तो वैसे गया जी है, बहुत सारी उसमें ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। अब मैं ये काफ़ी अरसे से इस पर रिसर्च कर रहा था कि आया ऐसी क्या वजह है कि जो डायलिसिस में जाते, बाकी दीगर दवाएं हैं वो भी लेते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं, ये क्यों नहीं ठीक होते? तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हुई है। माशाल्लाह। अब क्रिएटिन कितने भी बढ़े हों, आप मुझे उसकी रिपोर्ट बता दें, मैं आपको दवाई दूंगा, दो खुराक, एक सुबह निहार मुँह और एक रात को सोते टाइम, ये 2 दवा अपना खाने, 2 खुराक, और आप देखेंगे विद इन जो है ना 1 वीक रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, विद इन 1 वीक। अच्छा। तीसरी चौथी खुराक के बाद में महसूस करेंगे कि मेरे में कमी आई है, कुछ पॉइंट गिरना शुरू हुए।
राइट। और महीने में 15 दिन के बाद आप टेस्ट कराएंगे तो उसको हैरान कुन नताज मिलेंगे। डायलिसिस कराना बिल्कुल छोड़ देंगे और इसी दवा से इंशाल्लाह 3 से 6 महीने के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं तो दुआ करूंगी उन तमाम लोगों के लिए जो डायलिसिस पर हैं, अल्लाह करे कि उनको इस दवा से शिफा मिले, क्योंकि ये बीमारी तो इंसान को कब्र तक ले जाती है और ये ना सिर्फ जो जाता है बल्कि जो ज़िंदा होते हैं वो भी ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जिस तरह उनके अंदर जान नहीं होती। तो मैं दुआ देती हूँ उन सब लोगों को कि अल्लाह करे कि वो इस दवा को इस्तेमाल करें और उनको शिफा मिले और उनका साया उनके प्यारों पर हमेशा सलामत रहे। लेकिन लोधी साहब, ये मुझे बताइए कि यहाँ आप ये भी ज़रूर कहिए कि अगर इस दवा का इस्तेमाल करना है तो जो लोग डायलिसिस पर हैं वो उसको उस वक्त तक कराते रहें जब तक ऐसा ना हो कि दवा इस्तेमाल करें और डायलिसिस छोड़ दें, ऐसा तो नहीं करना। देखिए, वो डायलिसिस करा रहे हैं, जैसे 1 हफ्ते की दवाई ली उन्होंने, अब 1 हफ्ते में कोई 1 टाइम जा रहा है, कोई 2 टाइम जा रहा है, कोई 3 टाइम जाता है, ये होता है ना। तो इस दवा के इसके इस्तेमाल से क्या होगा कि वो कमी होने शुरू, जब उसके जो रिपोर्ट होगी ना, उसकी रिपोर्ट आएगी तो वो खुद ब खुद कम होता चले जाएगा। तो इस तरह से मैंने कहा कि ये 10 से 15 दिन के अंदर इतना हो जाता है कि डायलिसिस छूट जाता है। सही सही। तो आदिल, आप क्या कह रहे थे ये डायलिसिस के हवाले? यही बता रहा था इसमें कि असल में जो डायलिसिस पे जाते हैं बेसिकली उसकी वजह ये होती है कि जो यूरिन होता है कम्प्लीटली स्टोर पास नहीं होता, जो भी स्टोर किडनी आपका बनाती है वेस्ट प्रोडक्ट वो कम्प्लीटली रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से डायलिसिस पे जाते हैं। अब कम्प्लीटली रिलीज़ क्यों नहीं हो रहा है, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। नेफ्राइटिस हो सकता है कि जिसमें नेफ्रॉन्स होते हैं, एक जालीनुमा किडनी असल में जस्ट लाइक अगर देखा जाए फिल्टर की तरह होती है जालीनुमा, जिसमें नेफ्रॉन्स होते हैं छोटे छोटे होल्स, जो कि यूरिन को वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है यूरिन जिसको हम कहते हैं वो पास करवाती है। अगर वो सॉइल्ड होने की वजह से बंद होने लग जाते हैं तो एक वजह ये बनती है कि डायलिसिस पे जाना पड़ेगा क्योंकि यूरिन कम्प्लीटली पास ही नहीं हो रहा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। सिस्ट अमूमन देखा गया है कि इसके बारे में छोटी सी डेफिनेशन है याद रखने के लिए कि अगर सिस्ट बॉडी के अंदर होगा तो उसकी ये है कि अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो भी पता लग जाएगा या एक्सरे वगैरह करा के उससे भी मालूम हो जाता है। अमूमन किडनी में भी सिस्ट हो जाता है। सिस्ट लिक्विड होती है, एक बॉल सी बन जाती है जो कि उन खलियों को बंद करती है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि नेफ्रॉन्स जो कि खलियाँ हैं किडनी के वही सॉइल्ड होने की वजह से बंद हो, बल्कि उस पर अगर सिस्ट बन जाएगी उसकी वजह से भी बंद हो जाती है। लेकिन ये सिस्ट भी तो देखिए ना कैंसर का बाइस बनता है। अगर ये मैलिग्नेंट या बेनाइन अगर है इसमें भी बड़ा ज़रूरी है टेस्ट कराना। फिर इसके लिए कुछ कई जगहों पे जो है इसके टेस्ट इस तरह के किए जाते हैं कि आप जान सकें, तो वो भी एक सबसे ज़्यादा वजह जो देखी गई है पानी की कमी, सिस्ट की। बिल्कुल, पानी अगर आप सही तौर पे नहीं पी रहे हैं, पानी की कमी जिस्म में है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो रिलीज़ होना चाहिए प्रेशर के साथ वो प्रेशर बन ही नहीं पाता बॉडी के अंदर, क्योंकि लिक्विड की एक मकदार जब आप ले ही नहीं रहे तो उसकी जो वेस्टेज है उसको पास होने के लिए एक क्वांटिटी चाहिए जिसके ऊपर आपकी किडनी अर्ज करेगी कि आप उसको पास करें। अच्छा, मुझे लगा आप सिस्ट की बात करें, लेकिन किडनी के लिए तो डेफिनेटली पानी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी जी। और वो हम पीते नहीं हैं। और लेकिन जब हमारी किडनी ख़राब हो जाती है फिर ये पानी का ग्लास ही हमसे छीना जा रहा होता है और उस टाइम पर फिर हमें खुद तकलीफ़ हो रही होती है कि अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए पानी पिएं और ये आप ज़िंदगी का बड़ा आपकी अहम ज़रूरत है, इसका प्रॉपर जो है इस्तेमाल इम्पॉर्टेंट होता है। एक और डॉक्टर की बात करें, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? एहसान अहमद खान इस्लामाबाद से। जी एहसान, कहिए। मेरे हार्ट की राइट साइड टोटली ब्लॉक हो चुकी हुई है एटलीस्ट, और लेफ्ट साइड भी 50% काम कर रही है। तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से, ये यूसुफ साहब से पूछूंगा कोई इनके पास हर्बल के लिए कोई है तो मुझे बता दें। क्या ब्लॉकेज है? ओके, इन्होंने हार्ट का कहा। हाँ, राइट साइड। डॉक्टर साहब आप समझ गए इनका सवाल। एहसान साहब बहुत शुक्रिया, ऑनर आपको जवाब देते हैं, आप सुनिएगा। देखिए, इसके लिए मैंने अक्सर कल्ब सिरप बनाया है, उसका इस्तेमाल करेंगे। कोई भी रिपोर्ट है वो मुझे भेज दें कि कितनी इनमें ब्लॉकेज है, कौन कौन से वाल हैं, और अक्सर कल्ब का इस्तेमाल ये शुरू कर दें और वॉक करें। अच्छा। इनकी दवाई पीने का तरीका ये होगा कि हर खाने के बाद 2 टेबल स्पून उसमें सिरप पीना है और थोड़ा वॉक करना है, और दिन ब दिन इसको डेली वॉक को बढ़ाते चले जाना है। जैसे सपोज शुरू में अगर 2 किलोमीटर चलता है या 2 फर्लांग चलता है तो बैठ जाता है, सांस फूलने लग जाता है। जी हाँ। तो उसके बाद में इसने उसको 3 अपना फर्लांग वॉक करनी, फिर 4 करनी, फिर 5 करनी, इस तरह से डेली उसको वॉक को बढ़ाना। तो आप ये देखेंगे कि 1 बोतल से उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। 10 से 12 में बिल्कुल क्लियर होता है, चाहे वो 6 किलोमीटर ने 10 किलोमीटर भी वॉक करेगा उसको कोई परेशानी नहीं। इसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर वो वॉक नहीं कर सकता तो घर की सीढ़ियाँ हैं, घर की सीढ़ियाँ चढ़े और उतरे, चढ़े उतरे।
अगर 7 फ्लोर तक नॉन स्टॉप वो जा रहा है आ रहा है और उसका कोई सांस नहीं फूल रहा, कहीं नहीं बैठ रहा, तो बिल्कुल फिट है। ओके। और अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे गया तो रुक गया, या सेकंड पे गया रुक गया, तो समझ प्रॉब्लम है। लेकिन जब ऐसा तो होता है, स्टेमिना ही नहीं होता हमारे 2 फ्लोर चढ़ने के बाद, हम सांस जो है वो चढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए हम दुनिया भर की चीज़ों के लिए दौड़ते हैं, भाग दौड़ करते हैं, सेहत के लिए भी तो कम से कम थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए ना इंसान को। और जितना हम आराम तलब होते चले जा रहे हैं उतनी ही बीमारियां लंग्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अब ये होता है कि अगर 2 फ्लोर भी हम चढ़ते हैं तो हम जैसी एजेस के जो होते हैं टीन एजेस के, तो इनके भी सांस फूलने शुरू हो गए। वजह क्या है, लंग्स की वो प्रैक्टिस ही नहीं करी हमने, वो एक्सरसाइज जॉगिंग वगैरह सब छोड़ दिए, बल्कि क्लब जिम वगैरह जाते हैं तो बट मसल्स बनाने के लिए, उनको इन्हांस करने के लिए काम करते हैं, काफ़ी एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन लंग्स की कोई एक्सरसाइज नहीं करते। और लंग्स की बेस्ट एक्सरसाइज है जॉगिंग, या आप रनिंग करें किसी ट्रैक पे जाके, तो ताकि आपके लंग्स जो हैं वो उनके जो टिश्यूज़ हैं, उनके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हों, वो ज़्यादा एक्टिव हों, ताकि आप अगर 5 फ्लोर भी चढ़ जाएँ तो आपकी सांस ना फूले। ये अस्थमा से भी दूर रखेगी आपको बीमारी। इसके अलावा पसीने जो आता है, स्वेटिंग होगी, उसके ज़रिए आपके कोलेस्ट्रॉल जो लेवल जो होता है वो भी काफ़ी नॉर्मलाइज होता है इस वजह से। इसके साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल जिनके बढ़ जाते हैं, आर्टरीज चौक होना शुरू हो जाती है, उनको चाहिए कि प्रोटीन्स वाली चीज़ों को, हाई प्रोटीन चीज़ों को अवॉइड करें, तली हुई चीज़ों को कम खाएँ, ठीक है, ताकि कोलेस्ट्रॉल के लिए जो मेडिसिन हमने बनाई है वो दें तो वो भी प्रॉपर तरीके से काम करे। बाज़ लोग हमारी मेडिसिन पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो कहते हैं कोई परहेज़ नहीं करना, सिर्फ आपकी मेडिसिन ही यूज़ कर रहे हैं, इसी से रिजल्ट मिला। तो ऐसा नहीं होता कि 50% जो होती है दवाई काम करती है, 50% आपने एहतियात करनी होती है। जो हेल्थ के कॉन्शियस होते हैं वो बात होगी ना कि आपने आपके पैर पर टेबल रखा हुआ है और आप पेन किलर्स लेते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं बस ये दवा से सही हो जाएगा। पहले आपने अपना वो वजन जो आपके पैर पर आप उससे हटाएंगे, फिर वो दवा भी आप पर असर करेगी। तो ये ऐसी मिसाल है, इसलिए खुद को एटलीस्ट खुद से तो इंसान को धोखा नहीं करना चाहिए ना, अपने आप से इंसान को फेयर रहना चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं बीना बोल रही इस्लामाबाद से। जी कहिए। है ना बीना? ओके जी, मैंने पूछना था, वो मैंने थायराइड का थायनारोल में एडोरॉक्सन ले रही हूँ, लेकिन ना वो लो था ना अब थोड़ा सा बढ़ गया है, सही हो रहा है, तो वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा दवाई लेने से, कि इसके लिए कोई मुझे खुराक बता दें, कोई खाली सब्जी या कोई चीज बता दें जिससे जल्दी से मेरा जो लो होगा वो तो ठीक हो जाए। अच्छा बीना, ये थायराइड है ना, ये एक बीमारी है और ये खुद ब खुद नहीं होती। अल्लाह का करिश्मा हो तो ज़रूर हो सकती है, मौजज़े होते हैं, लेकिन बीमारी में ये कहना कि चीज़ खुद ब खुद हो जाएगी तो ये दुश्मनी है खुद से। बाकी मैं दवाई तो मैं ले रही हूँ, हाँ, लेकिन मैं लोधी साहब से पूछती हूँ आपको क्या हल बताएंगे। थैंक यू आपकी कॉल का। जी लोधी, मुझे याद है कि शायद लास्ट टाइम भी इन्होंने थायराइड के हवाले से हमारे पास एक कॉल आई थी, तो लोधी साहब ये बताएं, इन्होंने कहा बढ़ रहा है मेरा थायराइड। देखिए थायराइड के लिए पहले तो मैं कहता था कि इसको ऑपरेट ही करा लें, शुरू में तो मैं ये कहता रहा था, लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने दवा बना ली तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा, ये मेडिसिन है टैबलेट की फॉर्म में के अंदर, आप एक सुबह भी लें और शाम में भी लें, 2 टाइम इसकी खुराक लेंगे तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। ओके अच्छा, ये जो थायराइड है, ये एक तो कहते हैं कि आयोडीन, आप हम जो सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें हम वैसे इतना खर्चा करते हैं, एक आयोडाइज सॉल्ट जो है वो ख़रीदना वो कितना महंगा आता है अगर जो हम आम नमक इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ आयोडाइज सॉल्ट अगर हम डेली अपने खानों में इस्तेमाल करें उससे भी हम जो है वो थायराइड से बच सकते हैं, लेकिन हम ये छोटी छोटी एहतियातें नहीं करते। लेकिन ये कितना नुकसानदेह होती है ये बीमारी किसी भी शख्स के लिए, थायराइड जैसी प्रॉब्लम? ये थायराइड का प्रॉब्लम अमूमन ख़वातीन में ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि ख़वातीन चटपटी चीज़ें, खट्टी चीज़ें खाने के कुछ ज़्यादा शौकीन होती हैं, अपनी एज में खा रहे होते हैं, ध्यान नहीं देते, ठीक है ना, तो उसके बाद ये ज़्यादा प्रॉब्लम थायराइड का आजकल ख़ास तौर पे इसी वजह से हो रहा है। टॉन्सिलाइटिस या थायराइड ये दोनों बड़े कॉमन हो गए हैं, ख़वातीन में ज़्यादा है, यानी कि समझ लें आप 70-80% ख़वातीन अफेक्टेड है थायराइड से। और उसकी वजह यही है, खट्टी चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले ये ज़्यादा पसंद होते हैं मर्दों के मुकाबले में, और यही इसकी मेन वजह बन रही है। उसमें फिर सॉल्ट का भी आपने जैसे बताया ये भी अमल दखल है, इसका ये भी इफेक्ट करता है। अगर आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करेंगे तो उसके बरक सेफ साइड रहेंगे, अगर आप दूसरा यूज़ कर रहे हैं दीगर जो सॉल्ट्स होते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये अवॉइड करें, कोशिश करें, बाहर चाट खाना, इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो खट्टी चीज़ें हैं, इनकी वजह से ग्लैंड्स का प्रॉब्लम आता ही आता है। अच्छा, इसको अगर खा भी लें, सम टाइम ऐसा होता है बेहतियाती सबसे हो जाती है, नहीं पता होता, तो उसका फ़ौरन रेमेडी ये होती है कि आप घर आकर फ़ौरन गार्गल्स करें, दालचीनी के कर सकते हैं,
दालचीनी का पाउडर लें, उसे बॉईल करें हाफ कप पानी के अंदर, उसके गार्गल्स कर लें फ़ौरन, ताकि जो सूदिंग इफेक्ट है वो ग्लैंड्स को दोबारा नॉर्मलाइज कर दें। ओके राइट, ये बड़ी क्विक रेमेडी भी है, ये आपने बड़ी कि आप अगर कोई गलती करें तो उसका फ़ौरन खमियाजा भी पूरा कर लें। ओके, मतलब चाट खाने के बाद जो है वो अगर गोलगप्पे चाट खाएं तो कोई उसके लिए खट्टी फिर ये है कि ये लाजमी कर लें साथ में, ताकि ये प्रॉब्लम अच्छा, वो लोग जो कहते हैं कि ये ऐसी कोई भी चीज़ खाने के बाद फ़ौरन गला पकड़ा जाता है या गला ख़राब हो जाता है, तो वो भी इस चीज़ को जो है ये वो टॉन्सिलाइटिस की वजह से होता है। गला जो पकड़ा जाता है वो थायराइड नहीं होता, बल्कि टॉन्सिलाइटिस होता है, वो ऊपर के हुदूद होते हैं ग्लैंड्स जो कि तो प्रॉब्लम। टॉन्सिल्स का तो ऑपरेशन ही किया जाता है, इसका हल भी है। ये मैं सवाल आप तक छोड़े जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी तो फिर मैं जानूँगी, क्योंकि कहते यही हैं कि टॉन्सिल्स जो है वो निकलवाने ही पड़ते हैं, अदरवाइज़ जो है वो और कोई उसका हल नहीं होता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। यूसुफ लोधी साहब और उनके बेटे आदिल लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0213222270। अच्छा लोधी साहब, अभी ये जो कॉलर थी इन्होंने थायराइड के हवाले से पूछा, तो आपकी मेडिसिन है थायराइड के लिए? जी जी बिल्कुल है। कौन सी मेडिसिन है? ये टैबलेट है थायराइड की, और उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, विदिन 3 मंथ क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं 3 मंथ उसका इस्तेमाल करना है, राइट। अच्छा, जब हम थायराइड की बात करते हैं तो वज़न, जब अगर आप थायराइड में आपका वज़न बढ़ रहा है तो वज़न बढ़ना सबसे पहले जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है, हमारा बोन्स है, हमारे जॉइंट्स हैं, इन पर वज़न का डेफिनेटली असर पड़ता है। जॉइंट्स कमज़ोर होने लग जाते हैं, बोन्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या फिर आपकी जो अगर कहीं आपको बोन में चोट लगी है तो सारी लाइफ आपको जो है मौसम की तब्दीली पे उस हड्डी में आपको दर्द रहती है। जब जॉइंट्स के हवाले से भी मेडिसिन हैं मौजूद? देखिए, लोधी ऑस्टियो सपोर्ट के नाम से हमने एक मेडिसिन बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे नतीजे, बहुत ही अच्छे उसके रिज़ल्ट हैं। यहाँ तक कि वो लोग कि जिनके जो है ना अपना जॉइंट बिल्कुल नाकारा होगा, जिनके लिए कह दिया गया होगा भी आप इसका रिप्लेसमेंट कराएं, इसके अलावा कोई चारा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तक के सही हो गए। और जो छोटे मोटे होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, जो दर्द होते हैं ना वो भी। इसके अलावा अमूमन ज़्यादातर लोग जो है ना अपनी बॉडी पोस्चर सही नहीं रखते, जिसकी वजह से कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाती है। सपोज गर्दन का टेढ़ा रखना, बाद लोगों की आदत होती है, बात करते हैं तो गर्दन ऐसे लेफ्ट साइड पर उनकी झुकी होती है, बाज की राइट साइड। बाहर कह चुका हूँ कि देखें, आप अपना बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा रखें, सीधे बैठा करें, और अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है ऐशो आराम तो इतना ना ऐशो आराम करें कि पसलियाँ ही टेढ़ी कर लें। हाँ, अच्छा, कुछ लोग तो बैठते भी हैं तो पता नहीं चलता कि बैठे में कि लेटे में, वो इतना जो है वो उनको वो आदत होती है इस तरह बैठने की, और फिर वो सही से बैठ भी नहीं सकते क्योंकि उनकी कमर जो है उस पोस्चर पे आ जाती है। अभी एक बच्ची है, उसको काफ़ी रोज से मेडिसिन ले रही थी, बराए नाम ले रही थी उसका। अभी उसको कल को मैंने उसको जो गौर से उसको देखा, उसके पसलियों को अच्छा, देखा। क्या देखा आपने, क्या तशखीस किया? एक कॉलर ले लूँ फिर आप मुझे बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इजाज चीचावतनी से बात कर रहा हूँ जी। चीचावतनी से, ओके, कहिए इजाज साहब। मुझे हेपेटाइटिस की शिकायत है, मैं उसके बारे में परहेज के लिए कुछ जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब से जो कोई मेडिसिन बनाई है इन्होंने, वो हेपेटाइटिस सी है। ओके, राइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के इजाज साहब। जी लो, हेपेटाइटिस की दवाई है मेरी 3 महीने, जिस तरह से पहले इंजेक्शन लगाते हैं इसी तरह से ये 3 महीने तक मेडिसिन खाएंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ परहेज़ सख्त है। परहेज़ में इन्होंने तमाम गर्म चीज़ें बंद कर देनी है, जैसे अंडा है, मुर्गी है, मछली है, चावल है, बड़ा गोश्त है, इसके अलावा झींगा है, ये तमाम गर्म चीज़ें, तेज़ गर्म मसाले बिल्कुल नहीं। मतलब सब्जी और दालें? सब्जी और दालें, दूध, दही, लौकी, टिंडे, मूली, गाजर, इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। उससे पहले वक्त से भी पहले ठीक हो जाएगा। ओके। और अगर ये चीज़ खाते रहेंगे तो दवाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं। सही, तो आप कह रहे हैं एहतियात पहले और दवा बाद में, और आपने 3 मंथ्स का कहा है। तो भाई लुत्फ, ऐसा भी होता है ना थैलेसीमिया, ये इन्होंने जो हाइपेटाइटिस का जिक्र किया, इंजेक्शन लगवाते हैं फिर भी जो है वो पॉजिटिव ही होता है, दोबारा से लगवाना पड़ता है। एलोपैथिक में तो ये है कि इंजेक्शन लगवाएं जी। आपने 3 महीने इंजेक्शन लगवाए, नहीं ठीक हुए, 80-85 हज़ार के गालबन पता नहीं कितने के। उसके बाद में फिर 3 महीने दूसरे इंजेक्शन लगाओ 3-3.5 लाख के, फिर भी नहीं आया रिजल्ट। उसके बाद में 8-8.5 लाख के लगते हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं ठीक हो पाती।
तो ऐसी सूरत में हर्बल मेडिसिन जो है, ये यूनानी मेडिसिन है, ये बहुत तेज़ी से काम करती है। मेन चीज़ है उस वायरस को जगाना और उसको ख़त्म करना। कितनी भी आप वो लगाते रहें, इंजेक्शन लगाएं, कुछ भी कर लें, वो अपना सोया हुआ सुकून से, और आपकी ग्रोथ रुक गई है, आपको प्रॉब्लम पैदा शुरू हो गया। तो जब तक उसे जगाया नहीं जाएगा, उसे ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं। ओके राइट, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। मैंने ना डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बात कीजिए। उनसे पूछना है कि जो ना मेरे किडनी में है पानी की, या पानी की है, किस चीज की है, किडनी में सिस्ट है, तो उसके लिए कोई इलाज बता दें और उसकी परहेज बता दें। अच्छा, आप कहाँ से कॉल करी तायरा? गुजरावाला से। ओके ओके। और एक बात है कि ब्लड प्रेशर का जरा पूछना है उनसे, मेरा बीपी हाई हो जाता है। हाँ, वो किडनी की वजह से हाई रहता होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे उसका कोई प्लीज कोई आसान नुस्खा बता दे। दवाई के लिए मैं नहीं आ सकती, मैं घर पे ही कुछ आप बता दें तो मैं अच्छा, कुछ मेरी कर बात सकती हूँ। सुनिए, जो आपका प्रॉब्लम है ना, प्लीज अपना समझ के मैं आपसे कह रही हूँ, ये अब नुस्खों वाली बात नहीं रही, अब ये दवा पर चली गई है। दवा भी, एहतियात भी, तमाम चीज़ें। तो ये आप लोधी साहब को जो नंबर है, आप इन पे कॉल करेंगी तो दवा आप तक पहुंचा दी जाएगी, आपको आना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी बात उनसे हो ना, मैं बहुत दफा कॉल कर चुकी हूँ, मेरी उनसे बात होती नहीं है। अच्छा, ये आपके तमाम सवालात का मैं जवाब लेती हूँ। आप अपने टीवी के पास चले जाएं, फोन आप रखिए ताकि हम आपको जवाब दे सकें। और इसी की वजह से वेट का मैं कोई नहीं कर सकती टोटका, मुझे कोई वेट लूज करने के लिए भी बता दें जो नुकसान ना दे मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। वेट तो सेकेंडरी है आदिल, लेकिन पहला जो मेन प्रॉब्लम है इनका किडनी में सिस्ट है और इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इसी हवाले से हमने जो मेडिसिन बनाई है वो सिस्ट को भी रिमूव करती है ग्रेजुअली। इसमें लगता है टाइम, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता घुलना शुरू होती है, फिर वही यूरिन के थ्रू लिक्विड जो होता है वो रिलीज़ होना शुरू होता है। तो वो दोबारा ना बने, उसके लिए फिर एहतियातन प्रिकॉशंस ये होती हैं कि हाई प्रोटीन वाली चीज़ें, फिर जिक्र करूँगा कि हाई प्रोटीन वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। इसमें काली माश हो गई, मटर हो गए, कॉर्नस हो गए, मकई और आलू हो गए, ये सारी चीज़ें हाई प्रोटीन होती हैं। मीट हो गया बीफ में, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल ना करें एहतियातन, ताकि ये दोबारा ना बने। बाकी जो हमारी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह 3 से 6 महीने के अंदर ये कवर अप हो जाएगा। अच्छा, तो साथ ब्लड प्रेशर की भी इस्तेमाल करनी है या किडनी? नहीं, कॉज अगर किडनी है, जैसे कि उन्होंने खुद ही बता दिया कि सिस्ट है किडनी में, जिसकी वजह से यूरिन का प्रॉब्लम भी होता होगा और ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो जब कॉज खत्म हो जाएगी तो अब ब्लड प्रेशर की देने की जरूरत नहीं है। ओके राइट। इसके अलावा जो रेमेडी पूछ रही थी, तो रेमेडी इस हवाले से इसलिए नहीं बता सकते कि थोड़ा सीवियर मामला है। आप डायलिसिस पे अगर चले हैं तो वो तो बहुत ही पेनफुल होता है, फिर अंदाज़ा होता है कि किडनी कितनी और इसकी केयर कितनी ज़रूरी है। और ये कितनी बड़ी नेमत है। और यकीनन इस वक्त मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अच्छा कि आदिल ने कोई नुस्खा नहीं बताया, क्योंकि इस वक्त इसके लिए कोई टिप नहीं, इसके लिए इलाज है। अब जब इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, सिस्ट है, अब सिस्ट भी मैलिग्नेंट है, बिनाइन है, उसकी क्या कंडीशन है ये भी आप नहीं जानते, फिर लोग बायोप्सी कराते हुए भी डरते हैं। तो किडनी की बात है, अगर बॉडी में कहीं और भी है, हम कहते लोगों का मिथ है लोगों में, या इसकी क्या हकीकत है कि अगर हम बायोप्सी कराएंगे तो वो फट जाएगा, पूरे जिस्म में फैल जाएगा। तो आप आदिल, क्या आपको लगता है, मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे, बायोप्सी करानी चाहिए? डॉक्टर मेडिसिन के डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि करानी चाहिए, ताकि पता चल सके क्या जो चीज़ है वो कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। करवानी चाहिए, क्योंकि देखें ये एक तरीका है, इसको टेस्ट है। ये और टेस्ट ज़ाहिर बात है, साइंस मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी के लिए की जाती हैं, ह्यूमन पर्सन के लिए। लोग टेस्ट कराने में ही डरते हैं, जबकि टेस्ट उस डर से बचाने के लिए करवाए जाते हैं। हाँ। कि आपको अगर कोई मर्ज है तो उसकी डीप स्टडी तभी की जा सकती है जब वो उसके लिए एक टेस्ट को अकम्प्लिश कर लें। वो स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी है उस डिजीज़ को पहचानने के लिए, समझने के लिए कि कितनी सीवियर है। और सीवियरिटी का पता ही नहीं लगेगा तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर आपको उस तरीके से ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाएगा। तो टेस्ट तो लाजमी है, इसलिए बायोप्सी किडनी के हवाले से अगर लोग डरते हैं तो डरने की बात नहीं होती, सेफ्टी होती है, इसके अंदर सारे प्रिकॉशंस देखते हुए की जाती है, एहतियातें बताते हैं बाकायदा डॉक्टर्स, कोई करवा लेना चाहिए ताकि पता लग जाए कि बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो फिर उसके बाद आप प्रॉपर इलाज कर सकते। लोधी साहब, इन्होंने कहा वज़न भी मेरा बढ़ा हुआ है, मैं कोई दवा नहीं इस्तेमाल कर सकती, और फिर यकीनन इनके जोड़ों में भी वज़न बढ़ने की वजह जो होगी इनके अंदर स्वेलिंग होगी, मांस का बढ़ना नहीं है। अच्छा, और वो ओबेसिटी जो है ना, 2 किस्म की होती है, एक तो होता है मांस का बढ़ जाना या बोन्स का वेटेड हो जाना, कैल्शियम बढ़ जाता है जिसमें, तो बोन्स काफ़ी वेटेड हो जाती हैं, भारी हो जाती है। होता है कि किसी की हड्डी बड़ी नरम होती है, सॉफ्ट बोन होती है, किसी की बड़ी हार्ड होती हैं। तो एक तो ये होती है लाइफ स्टाइल की वजह से और डाइट की वजह से। दूसरा ये होता है कि पानी की कमी, फिर मैं कहूँगा कि पानी की कमी जो है बहुत सारी चीज़ों की
प्रॉब्लम जो है ना वजह बनती है। सही। तो इनका जो वेट का मसला है वो ओबेसिटी मास वाली नहीं है, वजन यानी कि गोश्त की वजह से नहीं, कि इनके गोश्त फूल जिस्म गया में है, ज़्यादा है, swelling इनके हो गई। सॉइलिंग की वजह से। ओके। और जिस्म में अगर सॉइलिंग हो तो अर्के मकू और अर्के कासनी ये काफ़ी इफेक्टिव है, हर्बल के अंदर रेमेडीज़ हैं, इनको भी यूज़ अच्छा, कर फिर सकती हैं। दोबारा से बताएं, अर्के मकू। अर्के मकू और अर्के कासनी, उसकी जो डोजेज होती है वो उस पर लिखी हुई होती है बॉटल पे, तो उसी के हिसाब से वो फॉलो कर लें तो ये इनकी सॉइलिंग को कम करेगा। ओके। तो क्या दूसरा ये कि किडनी का खास तौर पे फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू करा है कि अभी प्राइमरी स्टेज पे, फिर अल्लाह ना करे सेकेंडरी पे चला जाए तो बड़ा इशू हो जाता है, फिर हर्बल में भी इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत जब तक वो बिल्कुल वर्स्ट केस ना बन जाए ना तब तक सामने आते नहीं हैं ट्रीटमेंट के लिए। और जब आप देखें ना, अभी भी वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जानते हुए भी वो कह रही हैं कि मुझे कोई जो है वो टिप दे दी जाए, तो प्लीज़ ना करें। जो डॉक्टर जो आपको बताई जा रही है आप ज़रूर उस पर अमल करें, दवा इस्तेमाल करें ताकि फ़ायदा हो सके। लोधी साहब, आप जॉइंट्स का जिक्र कर रहे थे, तो इसके हवाले से आपने कहा कि चाहे बैक पेन हो या जॉइंट्स का पेन हो, जी। जी आप जो बात कर रहे थे। मैं बता रहा था कि जब वो बच्चे आए तो उसको मैंने बैक बोन उसकी साइड पे देखी तो उसकी कमर के जो ऊपर से ही पहले तो गर्दन को उसके बिल्कुल आ गया, मोरे जो है ना सर्वाइकल के हुआ ऐसे आंकड़े हुए बिल्कुल। अच्छा, स्टिफ हुए। उसके बाद जो कमर की साइड पे गए तो वो एक ऐसे क्रॉस है। तो मैंने कहा क्या आप ये ऐसा है कि लेटी रहती हैं या फिर इस तरह से गाँव तकिया रखा और ऐसे तरह कर लेंगे? हाँ मेरी आदत है। मैंने कहा जब ये हालत है तो देखिए हम जिस तरह से बैठेंगे वैसे ही हमारी कमर के मोरे और गर्दन बिल्कुल सही रहेंगी। अब अगर हम इस तरह से बैठे रहेंगे, गाँव तकिया लगाया हुआ इस तरह से बैठे हुए अपने से ज़्यादा टाइम हम इस तरह एक आदत बना लेंगे तो फिर हमारी कमर के मोरे भी क्रॉस हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ में फिर सर्वाइकल का भी, फिर ये हाथों पैरों का सुन होना, ये टांगों का सुन होना, कहा जाता है कभी हम बैठ नहीं सकते, अकड़ावपना हो गया। अब अलमिया यहाँ पर भी एक चीज़ आ जाती है कि ना तो कोई एक्सरे कराते हैं ना MRI कराते हैं और चले जाते हैं डॉक्टर पर, डॉक्टर उसको दर्द की या उसकी दवाई दे देता है। होता ये है कि जब हम क्रॉस बैठेंगे या हमारे सर्वाइकल प्रॉब्लम होगा तो हमारी उंगलियों का सुन होना, मेमोरी का लॉस होना, निगाह का मतलब सर में इन सब पे असर पड़ रहा सब पे होता है। असर पड़ रहा है। ठीक है। शोल्डर में भी उसमें जोड़ा अकड़ावपन आ जाता है, हाथों में भी आता है, फिर कमर से होते हुए नीचे वाले मोड़ों से लास्ट में फिर ये जो रगें निकलती हैं ये हमारी जो है ना टांगों को अकड़ावपन लाती है, जिसकी वजह से हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। हम कह देते हैं कोई शियाटिका है या कोई और कह देता है कभी इसका ऐसा नहीं है दर्द है, तो वो उसका फिर उल्टा सीधा इलाज कराते हैं। सबसे बेहतर ये है कि सर्वाइकल का उसके जो है ना अपना MRI करा ली जाए, कमर करा ली जाए तो मालूम हो जाएगा कि कहाँ असल फॉल्ट है और अपनी बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा। तो आप कह रहे हैं एक्सरे करवा लेना चाहिए, MRI करा लेना चाहिए सर्वाइकल की और अपने बैकबोन। अच्छा, तो उससे जो है फिर आपको पता चल जाता है कि कौन सा जो है आपके मोरे में। लेकिन लोग अक्सर जो है वो इंसान बड़ी ओकेजनली होता है, दर्द हो रहा होता है। मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कि कुछ लोगों को थकन की वजह से दर्द शुरू हो जाता है, या अक्सर ये होता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन में परेशान होते हैं तो आपके जो शोल्डर्स हैं ये बहुत स्टिफ हो जाते हैं, आपके मसल्स जो हैं हाथों में आपको ऐसा लगता है नमनेस होने लग जाती है। अगर ब्लड प्रेशर भी ऊपर होगा ना तो सूरत में भी ये जो है ना ये स्टिफनेस आ जाती है शोल्डर में। ठीक है, तो क्या इसके लिए क्या हल क्या है इसका? इसके लिए देखें अगर ब्लड प्रेशर है तो उसके ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं, और अगर उसको ये मामूली सा है दर्द उसका तो हम उसको शॉर्टकट दवाई देते हैं, एक पाउडर है वो देते हैं, उसे कहते हैं रात को भिगो कर और सुबह छान कर पी लो, तो इसकी स्टिफनेस शोल्डर की और ये टांगों की इसमें कमी आ जाती है। हम ज़रूरी नहीं कि हर एक को ऑस्टियोसफूक दे दें, लेकिन जिनको ज़रूरी है, जिनके मतलब ये कि अपना जॉइंट जवाब दे रहे हैं, छोटे बड़े जोड़ दुख रहे हैं उनके, राइट, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, डिस्क होती हैं बैकबोन की, इनके अंदर सॉफ्ट टिश्यू होते हैं कार्टिलेजेस की फॉर्म में, तो अगर वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, डीजनरेशन शुरू हो जाती है उसके अंदर, तो उसकी वजह से होता क्या है कि फिर हड्डियाँ बुरबुरी होना शुरू हो गई हैं। अब हड्डियाँ बुरबुरी होना शुरू हो गई तो उसके लिए आप क्या लेना शुरू कर देंगे, कैल्शियम फॉर्म लेना शुरू कर देंगे। कैल्शियम की इनऑर्गेनिक फॉर्म की वैरायटी तो ध्यान में रहती है जो कि डॉक्टर रिकमेंड्स कर देते हैं अमूमन, वो इतनी तेज़ी से उसको बिल्डअप नहीं करती। इसके बरस अगर आप ऑर्गेनिक में आ जाएँ तो जो हमारी हर्बल मेडिसिन हैं इनमें अमूमन सारी ऑर्गेनिक ही होती हैं बेसिकली, अगर इनमें प्रिजर्वेटिव वगैरह इस्तेमाल ना किए जाएँ तो ये बहुत तेज़ी से उस सॉफ्ट टिश्यू को बनाना, उसकी ग्रोथ, उसकी प्रोडक्शन तेज़ी से शुरू कर देती हैं। तो डिस्क के प्रॉब्लम में ख़ास तौर पे ऐसी ही चीज़ का, ऐसी ही रेमेडी का, ऐसी ही मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूरी है कि जो उसकी प्रोडक्शन स्पीडली करे, रैपिडली करे, ताकि जो वो डीजनरेशन है उसके बरक्स प्रोडक्शन का प्रोसेस बढ़ जाए।
राइट। और उसमें लेकिन बॉडी जब आप पॉस्चर एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं आदिल, तो उस टाइम तो वैसे ही आपका बॉडी जो है वो एक मशीन है ना, वो Decay हो अपना रही है। फंक्शन स्लो डाउन करना शुरू कर देती है। और आप देखें एक एजिंग की तरफ जैसे ही आप जब बढ़ रहे होते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता उसमें आपका वज़न ज़्यादा है, तो फिर तो आप सोच लें कि आपने एक उम्र में जाके उठते बैठते तकलीफ़ों का जो है जॉइंट्स का उसका आप शिकार होंगे ही। दूध, कैल्शियम, ये दही, जिस तरह लुड़ी साहब अक्सर जिक्र करते हैं, ये तो बहुत मेन चीज़ें हैं कि आप उम्र के हर हिस्से में इसका इस्तेमाल करें, किसी उम्र में आपको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं और कुछ इससे आगे बढ़कर कुछ पूछूं, कोई ऐसी ख़ास चीज़ें, कुछ ऐसी हर्ब्स, कोई ऐसी चीज़ जो आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखे, आपकी बैक को सपोर्ट करे, आप अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें, तो वो क्या चीज़ें होंगी आदिल? इसमें काफ़ी सारी हर्ब्स हैं जो यूज़ की जा सकती है, लेकिन उनकी डोसेज फिर अगर इस टाइम बता दिया गया तो फिर लोग अप्लाई करना शुरू कर देते कॉमन चीज़ जो आप डेली बेसिस पे खतरा ये होता है कि ओवरडोज कोई भी किसी भी चीज़ की हो, चाहे एलोपैथिक हो या हर्बल, नुकसान दे जाती है। तो इसमें इंडियन पानी आप ज़्यादा पी लेंगे उससे लोगों को नुकसान हो जाता है, तो हर चीज़ का डेफिनेटली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसकी बड़ा प्रोपोर्शनल लेने पड़ते हैं, इसके रेशोज होते हैं जो इस्तेमाल किए जाएँ, तो ये बोन्स का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कवर अप हो जाता है। इसमें जिनसिंग हो गई, ये काफ़ी अमल दखल करती है बोन्स के हवाले से, कार्टिलेजेस के हवाले से। इंडियन स्पाइडर है, ये काफ़ी अमल दखल इसका है भी है, ये भी लेस बनाने का काम करती है। ग़िज़ा में पिस्ता, मैंने कहा पिस्ता, है ना, इसके अलावा डेली खा लेंगे 10-12 अदद खा लें पिस्ते के, तो ये भी कमर को जो है ना सपोर्ट करते हैं। अच्छा, छोटे मोटे दर्द हो जाता है, शोल्डर को संभालता है इसके। पिस्ता जो है वो आप अपने पास रखें। पिस्ता आप जो है उसको क्रश करके रख लें। आप रोज़ जब दूध पिएं तो आप उसमें एक चम्मच जो है वो पिस्ता मिलाकर जो है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक स्पून जो है वो आप सर्दी हो गर्मी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि ड्राई फ्रूट्स हैं तो ये जो है वो गर्म होंगे। और फिर एक और चीज़ आती है ये कि ड्राई फ्रूट्स तो बहुत महंगे हैं, हम वीकेंड्स पर जाके जो जंक फूड खा लेते हैं, या जो हम बाहर जाके जो हज़ारों रुपए खाने पीने में जंक फूड में खर्च करते हैं, उससे बेहतर नहीं है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो ये हमें भी और हमारे बच्चों को भी, हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल देंगे। बट हमारी इन्वेस्टमेंट ही गलत है लोधी साहब। अच्छा, ये जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अभी जिक्र भी कर रहे थे आदिल, इन्होंने चाट का, खट्टी चीज़ों का जिक्र किया, तो अक्सर स्किन पे भी लोगों को ना इन चीज़ों की वजह से एलर्जी शुरू हो जाती है। फिर वो इन खट्टी चीज़ों का, सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल छोड़ देते हैं क्योंकि वो फिर उनको एलर्जी कर रहा होता है। तो ये स्किन एलर्जी जो है, ये इसके लिए भी कुछ है? देखिए, स्किन एलर्जी के लिए तो मरहम है, हमने बनाई, वो सही कर देती है। लेकिन इन केस अगर सोराइसिस हो जाए, हाँ, सोराइसिस एक जिसकी आप बड़ी अजीब अजीब सी तस्वीरें लेकर आते हैं, तौबा तौबा। अब उसकी कंडीशन आपने देखी कि कितनी खतरनाक होती है वाली बीमारी, वो भी यही उल्टी सीधी खुराक खाते रहते हैं, इसकी वजह से होती है। गैर मतवाज़न ग़िज़ा, हर चीज़ गरम, हर तेज़ मसाले, तेज़ गरम, कॉफ़ी, सारी चीज़ें, जिसकी वजह से स्किन अंदरूनी तौर से ख़राब होना शुरू हो जाती है, और नतीजा ये होता है कि वो एक बीमारी की शक्ल में निकलती है, जिसे हम सोराइसिस कहते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि अगर आपके लेफ़्ट हैंड पे इस जगह पर कोई खारिश हो रही है या उसमें से अपना कोई दाना निकला है, तो राइट पे भी ये निकलेगा। दोनों, ये अमूमन हाथों में निकलता है। और इसकी एक पहचान और भी है कि जो हमारा ये हाथ है, इसके ये जो जॉइंट है, ये हिस्सा काला होना शुरू हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। जब इसका कलर चेंज होने लग जाए तो उसको खुद चाहिए कि उस आदमी को कि वो अपने ग़िज़ा में थोड़ा एहतियात करे, उसे ये इसकी निशानदेही करे कि आप इस बीमारी की तरफ जा रहे हैं। ओके, राइट। अब इसके कि वो मतलब ज़ाहिर हो पूरे जिस्म। अच्छा लुत्फ़, क्योंकि मुझे वाइंड अप करने इसके लिए आपके पास मेडिसिन मौजूद है? जी, सोराइसिस के 100% इसका इलाज है, जबकि दुनिया में कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं। ओके, राइट। अच्छा, आप हो गया, एक्जिमा हो गया, रोज़ेशिया, ये सारी स्किन की आजकल एक ऐसी बीमारियां हैं जो कि डॉक्टर कहते हैं इनक्योरेबल है, राइट, इनको क्योर नहीं कर सकते। लोधी साहब, आपका जो क्लिनिक है उसका आप एड्रेस बता दीजिए। देखिए, एक राशिद मिनास रोड पर निदान बैंक के साथ है क्लिनिक, और एक अपना 3 तलवाल हिलाल रहमा हाउस में, और एक लाहौर के अंदर कलमा चौक सेंचुरी का। राइट, ओके, थैंक यू सो मच लोधी साहब। आपका, आदिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। बस दुआ यही है कि रब आप सबको सेहतमंद रखे और आपके प्यारों को सलामत रखे। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़, सलाम पाकिस्तान।